अस्सलाम वालेकुम। बायोएनर्जेटिक्स में आज हम इसका इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस और कंपनसेशन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। Bioenergetics, it is a branch of biochemistry which deals with the quantitative study of energy, relationship and conversion in biological system। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन किसको कहा है। बायोएनर्जेटिक्स की दो एस्पेक्ट्स जो हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी है ये कैप्चर होती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये एनर्जी कन्वर्जन है, यानी कि सनलाइट या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये ग्रीन प्लांट्स और एल्गी ही कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव स्टडी क्यों कहा गया है, क्योंकि हम इसमें जो है एटीपी उसको मेजर कर सकते हैं कि कितने एटीपी बने हैं, कितने एटीपी यानी कि प्रोड्यूस हुए हैं। और जो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है, ये थर्मोडायनामिक्स के लॉ को ओबे करती है। और थर्मोडायनामिक्स का लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्री एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग को पूरा कर सकें। फ्री एनर्जी हम किसको कहते हैं बायोएनर्जेटिक्स में, दैट इज इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी वर्किंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जितना भी मेटाबॉलिज्म है, ये सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स, इनकी सिंथेसिस के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मस्कुलर मूवमेंट है या ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो एनर्जी है, एनिमल्स जो हैं ये एनर्जी खुद से नहीं बना सकते, बल्कि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। और प्लांट्स जो हैं ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि केमिकल कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स फिर सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करता है, जो कि एनिमल्स जो हैं वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उसको ब्रेक करते हैं। और ये एक बड़ा कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होती है और फिर वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में आती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं फिर वो एटीपी की जो फॉर्म एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके अपनी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर रेस्पिरेशन को हम देखें तो रेस्पिरेशन जो है इसमें एटीपी बनती है। एटीपी जो है यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, एटीपी इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनाबॉलिज्म जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है और इसमें एटीपी यूज होती है। और जो कैटाबॉलिज्म है उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि एटीपी जो है ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में एक केमिकल लिंक बनाता है। फोटोसिंथेसिस जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों जो है ये सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करते हैं और ये रिड्यूस होके एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं, जो कि शुगर यानी कि ग्लूकोज। और इस दौरान जो है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं यानी क्लोरोफिल और बाकी भी जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसकी इक्वेशन की ये समरी है, 6 carbon dioxide, 12 water molecule in the presence of light and in the presence of chlorophyll। ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर की फॉर्मेशन होती है। और अगर इसको हम और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कर दें तो फिर इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो प्रोडक्ट होता है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
जो रेस्पिरेशन है वो इसका ऑपोजिट होगा कि इसमें जो है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस इसमें एनर्जी रिलीज होगी। इसमें एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब हो रही है या कैप्चर हो रही है और इसमें ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फिनोमिना है और ये यही दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी भी करेंगे। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन जैसा कि अभी आपने इक्वेशन में देखा कि ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड और फोटोसिंथेसिस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होता है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन जो है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है और इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बड़े कंट्रोल्ड वे में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस जो है ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके फिर ग्लूकोज बनाते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये सारे लिविंग सेल्स में होगी, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं सेल्स में होगी जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। जैसे कि लीफ है उसके मेसोफिल के टिश्यूज हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। ये रेस्पिरेशन जो है ये इस दिन या रात कभी भी हो सकती है क्योंकि इसका लाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ने लाइट को कैप्चर करना होता है इसलिए ये डे टाइम में ही होगी। प्लांट जो है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें वेट गेन करता है, रेस्पिरेशन जो है उसमें वेट का लॉस होता है। रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में हो सकती है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है एट डॉन एंड डस्क, यानी कि जब सुबह सूरज अभी तलू हो रहा हो और मगरिब के टाइम, इन दोनों टाइम में जो लाइट इंटेंसिटी है ये बहुत लो होती है और जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस में जितनी ऑक्सीजन रिलीज होती है इट इज जस्ट द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जितनी अमाउंट फोटोसिंथेसिस की जितनी अमाउंट ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस में रिलीज हुई वो यूज हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। इसी तरह से रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है उसकी इक्वल होती है। इस टाइम पर आकर जो है कोई गैसेस का नेट एक्सचेंज नहीं होता, यानी नेट एक्सचेंज इसमें जीरो हो जाता है बिटवीन लीव्स एंड एटमॉस्फेयर और यही पॉइंट क्या कहलाता है कॉम्पनसेशन पॉइंट। लेकिन आपको पता है कि जब सूरज सुबह तुलू होता है तो इनिशियली तो ज़ाहिर है कि लाइट इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा हो जाता है और जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है ये भी ज़्यादा हो जाती है। अब रेस्पिरेशन के दौरान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सिर्फ वही काफ़ी नहीं होती, इसलिए एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना होगा। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये भी अमाउंट ज़्यादा होती है जितना कि रेस्पिरेशन में यूज़ होनी होती है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो स्टोमेटा के ज़रिए से एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्पनसेशन पॉइंट सिर्फ एक थोड़े से टाइम के लिए रहता है और उसके बाद जो है फिर नेट गेन और लॉस जो है एटमॉस्फेयर और लीव्स के दरमियान में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर एंड फोटोसिंथेसिस और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।